हेलो फ्रेंड्स, वेद 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कोरकू जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने जनजाति से संबंधित और भी वीडियो देख रखे हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कोरकू जनजाति के बारे में। सबसे पहले बात करें कि कोरकू जो है वो शब्द द्रविड़ भाषा के कोरक शब्द से बना हुआ है और कोरक का अर्थ होता है किनारा। इसके अलावा कोरकू का एक अन्य अर्थ माना जाता है मानव, मतलब कि दोनों ही है। कोरकू कोरक शब्द के किनारे से बना हुआ है। इसके अलावा कोरकू शब्द को मानव से भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो पूछने वाला प्रश्न है वो ये है कि जमीन खोदने वाली जनजाति किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका कोरकू। कोरकू को जमीन खोदने वाली जनजाति जो है वो कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोरकू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो लंका के राजा हैं रावण, वो मतलब विचलन पर निकले हुए थे, भ्रमण करने निकले हुए थे। वहाँ पर उस स्थान पर कोई भी मानव ना देख करके उन्होंने भगवान शिव से या महादेव से उन्होंने अनुरोध किया कि यहाँ पर मानव की उत्पत्ति की जाए। इस वजह से महादेव जो है वो रावण के कहने पर कोरकू जनजाति को उत्पन्न किए। तभी से कोरकू जो है वो अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोरकू जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो रावण से, महादेव के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा यदि हम इनके निवास स्थान के बारे में बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़ जैसे जिलों में जो है वो निवास करती हैं। यदि हम इनके भाषा परिवार के बारे में बात करें तो जिस स्थान आपको पता ही है, मैंने पहले बताया था कि कोरकू जो है वो कोलारियन समूह या मुंडा भाषा परिवार की जनजाति है और इनकी जो बोली है वो भी कोरकू ही है। मतलब कोरकू जनजाति जो है वो कोरकू बोली का ही प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में कि ये कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे पहले यदि इनके आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो सभी जनजातियों की तरह कोरकू जनजाति का भी आय का जो स्रोत है वो कृषि और मजदूरी। इसके अलावा ये शिकार, पशुपालन भी करते हैं। यदि हम बात करें तो कोरकू जनजाति जो है वो दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है राय कोरकू और दूसरा है पथरिया कोरकू। जो राय कोरकू जो जनजाति है वो इस वर्ग में सबसे संपन्न जनजाति मानी जाती है। मतलब कोरकू में जो राय कोरकू है वो सबसे संपन्न है। संपन्न मतलब कि ये इनका जो आर्थिक जीवन जो है वो अब ऊपर उठ चुका है। मतलब कि ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, उससे आगे बढ़ कर के आजकल ये नौकरी करना भी प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन जो पथरिया कोरकू हैं ये लोग गरीबी अवस्था पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मतलब आज भी ये गरीब है, जीवन यापन के लिए दर दर जो है वो भटकते हैं। यदि हम बात करें इनकी उपजातियों के बारे में तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें मवासी, बावरिया, रूमा, बोंडिया, बेड़िया, बोपची, मास्की और निहाल जो है वो कोरकू जनजाति की उपजातियां हैं। यदि हम इनके गोत्र के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो जनजातियों में जो गोत्र के नाम होते हैं वो पशु, पक्षी, जीव जंतु के नाम पर ही रखा जाता है। तो इसमें दारपिया, शील, कसड़ा, अखंडी, काश, जाम्बू, पांजे, ये सभी क्या है, कोरकू जनजाति के कुछ गोत्र हैं। चलिए अब इनके हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। जो कोरकू समाज है वो पितृसत्तात्मक है। मतलब जैसे कि सभी जनजाति समाज जो होता है वो पितृ प्रधान और पितृसत्तात्मक होता है, वैसे ही कोरकू भी है। इनके वधु मूल्य के बारे में बात करें, मतलब विवाह से पूर्व जो है वर पक्ष वाले जो वधु के लिए जो मूल्य चुकाते हैं उसको सुक कहा जाता है। सुक या गोनम कहा जाता है। मतलब कि कुछ आपकी नगद रुपए दिए जाते हैं, गुड़ दिया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, धान दिया जाता है। इन सबको क्या कहा जाता है, वधु मूल्य, जो वर पक्ष वाले वधु पक्ष को देते हैं। इसके बाद जो इनका विवाह होता है वो सभी जनजातियों की तरह पायसोतुर विवाह होता है। मतलब कि अपहरण विवाह होता है, गुरावट विवाह होता है, जिसको विनिमय विवाह भी कहा जाता है। इसके अलावा आटो साटो ब्याह भी होता है। जो आटो साटो ब्याह है ये इस जनजाति में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, जनरली सभी विवाह में जो है वो सुक या गोनम किया जाता है, मतलब कि वधु मूल्य दिया जाता है। लेकिन आटो साटो विवाह में जो है वो बिना वधु मूल्य, बिना गोनम के जो विवाह होता है उसको आटो साटो कहा जाता है।
इनमें जो विवाह संस्कार में भावर जो होता है वो मुख्य संस्कार होता है, मतलब भावर में ही इन लोग जो है विवाह संपन्न मानते हैं। और जो भावर या विवाह संस्कार होता है वो भूमिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। भूमिका जो होते हैं इनके बैगा या पंडित के रूप में काम करते हैं और वही जो है वो विवाह संस्कार भी संपन्न कराते हैं। इस जनजाति में पाटो विवाह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विवाह है। पाटो विवाह में क्या होता है, कोरकू स्त्रियां यदि अपने पति का त्याग करना चाहें और त्याग करके अन्य पुरुष से पुनर्विवाह कर सकती हैं। मतलब कि पाटो विवाह में मतलब कोरकू जनजाति की स्त्री को यह छूट है कि वो अपने पति का त्याग करके किसी अन्य पुरुष से जो है विवाह जो है कर सकती हैं। इसके अलावा यदि हम इनके देवी देवताओं के बारे में बात करें तो इनके देवता में सिंगरी देव, महादेव, मुठुआ देव, काल्हा बाबा, बाघ देव, हरदुल लाला, ये सभी क्या है, कोरकू जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं। यदि हम इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात करें तो इनकी संस्कृति जो है वो सभी जनजातियों की तरह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। ये अपने सांस्कृतिक जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं। यदि हम इनके त्योहारों के बारे में बात करें तो इनके त्योहार में बिंदरी एक प्रमुख त्यौहार है जो कोरकू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा इन लोग नाग पंचमी, नवाखानी, दशहरा जैसे त्यौहार और सारे हिंदू त्यौहार भी जो है ये मनाते हैं। इनके नृत्य के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जिनमें थापटी जो है ये बैसाख में किया जाने वाला नृत्य है। ढांढल जो है वो आषाढ़ में, मतलब कि आपके बरसात के समय पे किया जाने वाला नृत्य है। और डंडारी जो है वो होली के समय पे किया जाने वाला या फागुन के समय पे किया जाने वाला नृत्य है। तो थापटी, ढांढल और डंडारी जो है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो ये कोरकू जनजाति से संबंधित क्या है, नृत्य है। इसके अलावा कोरकू जनजाति में जो लोक नाट्य होता है उसको खम्ब स्वांग के नाम से जाना जाता है। मतलब खम्ब स्वांग क्या है, जनजातियों का लोक नाट्य है, जिसमें कौन सी जनजाति करते हैं, तो कोरकू जनजाति। ऐसा कहा जाता है कि इनमें जमीन में एक खंभा गड़ाया जाता है और खंभे के चारों ओर जो है नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसका नाम खम्ब स्वांग जो है वो रखा गया है। और इस नृत्य में जो है वो रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, तो रावण के पुत्र मेघनाथ की। तो ये भी पूछा जाता है कि खम्ब स्वांग में किसकी पूजा की जाती है, तो मेघनाथ की पूजा की जाती है। इसके अलावा कोरकू जनजाति में झाड़ फूक को भगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोलते हैं, भूमिका कहा जाता है। जैसे मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया कि भावर किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है, तो भूमिका के द्वारा। जो इनके पंडित होते हैं ये झाड़ फूक भगाने वाले होते हैं और भूमिका को ही पड़िहार भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम इनके मृत्यु संस्कार के बारे में बात करें तो कोरकू जनजाति में जो सिडोली जो होता है, सिडोली जो संस्कार होते हैं उसको मृत्यु संस्कार कहा जाता है। और जो पुथड़िया जो होता है उसको जाति संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो थे आपके कोरकू जनजाति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आप लोगों को अच्छे लगे हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।